हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करें हमारा मैथ सिलेक्शन सीरीज का नया लेक्चर जो कि है लेक्चर नंबर 15। हमने 1 से लगाकर 14 तक के लेक्चर ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं, जिसमें हमने 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर की जो तीनों शिफ्ट आई है वो सब तो खत्म कर लिया और 13 सितंबर की पहली और दूसरी शिफ्ट हमने खत्म कर लिया। तो 14 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, मैथ सिलेक्शन सीरीज में हम लोग कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर में जितने भी 36 शिफ्ट आई हुई है मैथ्स की, वो सारी की सारी जो प्री के अंदर में आई हुई है, जिसका मैथ सेक्शन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक एक करके, सारे 25 क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके अंदर में हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देख रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी मैं बता रहा हूँ जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और एक और बात है, अगर आपने सिलेबस को ख़त्म कर लिया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये सीरीज़। और अगर आपने ख़त्म नहीं किया है सिलेबस तो आप साथ साथ में करते रहिए और इस सीरीज़ को भी साथ साथ में करते रहिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता चले कि हमें एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैथ सिलेक्शन सीरीज़ के अंदर में हम लोग कर रहे हैं 2025 सीजीएल को टारगेट करते हुए, सीजीएल 2025 और सीएचएसएल भी आप मान लीजिए कि सब एक ही जैसा आता है, तो ये भी आप मान लीजिए। और 13 सितंबर की शिफ्ट 3 को हम लोग कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 15। ठीक है, और जो शुरू से कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनको पता होगा कि हम लोग एक टारगेट स्कोर लेके चले हैं, जिसमें हमें प्री में 50 आउट ऑफ 50 लेके आना है, मैथ्स के अंदर में और मेंस में 90 आउट ऑफ 90। और जैसा कि आप शुरू से कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मेरे मेंस के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं। तो जितना मैं बताऊं उतना अगर आप कर लोगे ना, तो आपके सीजीएल के अंदर में प्री तो छोड़िए, प्री और मेंस दोनों के अंदर में जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, जितने कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड हैं, जितने आपके ट्रिक्स रिक्वायर्ड है, जितनी कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है, वो सब चीज़ें मैं इस 36 लेक्चर्स के अंदर में पूरा को पूरा करवा दूंगा, A to Z आप समझ जाएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या देखेंगे कि एसएससी सीजीएल के अंदर में जो लेटेस्ट पैटर्न है वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ज़्यादातर एसएससी क्या सवाल पूछ रही है आजकल। ठीक है, तो आप ये मानिए कि आप जो मैं बताऊँ उतना कर लीजिए। और एक और बात, हर लेक्चर में मैं बता रहा हूँ कि जो शुरू से कर रहे हैं उनको नहीं पता हो तो 25 क्वेश्चंस जो है, 25 क्वेश्चंस जो मैं करवाने वाला हूँ उसमें से 1 से 20 ईजी सवाल जो इस शिफ्ट के रहे हैं वो मैं रखता हूँ, और 21 से 25 जो इस शिफ्ट के जो सबसे हार्ड है या फिर टाइम टेकिंग है, इस शिफ्ट के जो सबसे टॉप 5 क्वेश्चन है वो मैं 21 से 25 रख रहा हूँ। तो जिनको लगता है कि भाई उनको टफ वाले ही करने हैं तो 21 से 25 कर ले, और नहीं तो शुरू से करोगे तो मैं बीच बीच में ट्रिक्स भी बताते रहता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ है कि इस शिफ्ट के अंदर में 5 सवाल छोड़िए, एक सवाल के अलावा कोई हार्ड था ही नहीं। ठीक है, हार्ड मतलब एक भी नहीं था वो भी, लेकिन एक अच्छा सवाल था, बाकी आप समझिए कि 24 सवाल में से सबके सब इजी सवाल थे। तो ये मानिए कि सारे सवाल इजी ही रखे हैं, लास्ट एक आध सवाल इसमें से आएगा 21 से 25 में जो थोड़ा सा अच्छा होगा, बाकी आप समझिए कि सब इजी ही है। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना। अब चलिए देखिए, विच डिजिट शुड कम इन प्लेस ऑफ द एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली इफ द नंबर ये इज डिविजिबल बाई 8 एंड 5। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 8 और 5 से कोई अगर नंबर डिविजिबल है तो 5 से पहले देखते हैं। 5 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उसका यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, 0 और 5। अब देखिए 0 0 0 और 5, तो ऑप्शन तो हमारा कोई भी कैंसिल नहीं हुआ। अब चेक करते हैं 8 से। अब मैं 8 का ना आपको बताया हूँ कि 8 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट है ना 8 से डिविजिबल होने चाहिए। लेकिन एक और मैंने बताया है, जो आप शुरू से लेक्चर अगर आप लेक्चर 1 से कर रहे हैं ना तो आपको बहुत इन डेप्थ पता होगा कि 8 से डिविजिबल होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन, हम लोग एक इजी वे में भी जा सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट को। कैसे कि अगर तीसरा डिजिट, जो ये वाला तीसरा डिजिट है 4, इधर से देखना है, इधर से, तो तीसरा डिजिट अगर हमारे पास में इवन नंबर है तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही देखने की जरूरत है, तीसरे डिजिट को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग जो नॉर्मल मेथड होता है ना 3 देखते हैं, तीसरा देखने की जरूरत नहीं है, और लास्ट 2 को भी देख सकते हैं। अगर हमारे पास में ऑड है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट के अंदर में +4 करते हैं, +4 करते हैं, और +4 करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर में 8 का डिवाइड करके देखते हैं कि अगर डिविजिबल हुआ तो हम लोग देख लेंगे कि भाई हाँ ये डिविजिबल है संख्या, और नहीं हुआ तो नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें 3 डिजिट तक जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें इवन और ऑड देख के हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ताकि 2 संख्या में हम लोग ईजी है ना हमारा डिवाइड करना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए 62684xy। ठीक है, अब इसमें से देखिए कि तीसरा डिजिट क्या है, इवन है ना, इधर से तीसरा डिजिट, इधर से, तो ये तीसरा डिजिट क्या है, इवन है। इवन है तो हमें 3 डिजिट तक जाने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देख सकते हैं, लास्ट के 2 डिजिट। तो यहाँ पे देखिए 50, तो 5 और 0 रखूंगा, 50 तो 8 से नहीं है डिविजिबल, तो 50 नहीं है, 40 है, 20 नहीं है, 05 नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 40। ठीक है, चलिए आगे। रमेश 36 प्रति किलोग्राम पर चावल बेचता है, 36 रुपये प्रति किलोग्राम पर क्या बेचता है, 40 चावल बेचता है, जिसे उसने 30 प्रति किलोग्राम पर खरीदा था। इसके अलावा वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम चावल देता है। रमेश का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। मैंने इसके लिए साफ साफ आपको बताया हुआ है कि आपको सिर्फ एक चीज़ सोचनी है इसमें, कि आपका गया क्या और आया क्या। ये सोच लोगे ना तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, गया क्या और आया क्या। अब सोचो कि 30 रुपये में वो आदमी चावल लेके आया था, तो उसने तो दुकानदार को 30 दिया था, जो भी जहाँ से भी खरीद के लाया।
ठीक है, तो 30, लेकिन उसके पास में अब वो जो बेच रहा है ना 30 का सामान 36 पे बेच रहा है, तो माल तो उसके पास 30 का जा रहा है, उससे 30 का जा रहा है, लेकिन उसके पास 36 का पैसा रहा है ना, 36, तो 30 जा रहा है 36 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास में ये गया तो 30 आया 36। अब चलते हैं, इसके अलावा वो बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम चावल देता है। अब सोचो कि उसके पास गया क्या, 800 ग्राम चावल, आया क्या, 1000 ग्राम का पैसा। समझ गए ना, तो हमें ये लिखने में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो कभी कभी आप कंफ्यूज होंगे कि 36 इधर लिखूं कि इधर लिखूं। अब समझो, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, और ये काट दो, 4 दूनी 8 और नमचक 36, और ये 3 से काट दो, 3 2 9 3 3 9 और 3/2, तो 3/2 मतलब 2 की चीज 3 में बिक रही है, मतलब +1 होकर बिक रही है, इसका मतलब 50% का 1/2 मतलब 50% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलो आगे, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। आगे देखो, आयु के माध्य और बहुलक के बीच का अंतर बताइए। किस किस के बीच का, मीन और मॉड के बीच का डिफरेंस अंतर बताइए। देखिए, अगर आपने अभी तक प्री की ही तैयारी कर रहे हैं और कभी मेंस नहीं दिया है, तो हो सकता है आपको ये टॉपिक नहीं किया हुआ स्टैटिस्टिक का, क्योंकि ज्यादातर ये इसके सवाल क्या होते हैं मेंस के अंदर में आते हैं, स्टैटिस्टिक्स के और प्रोबेबिलिटी वगैरह के। तो अगर आपके नहीं किया हुआ है तो भी मैं बता देता हूँ कि हमें माध्य निकालना, इसको मैं माध्य को ना 2 तरीके से निकाल के बताता हूँ। पहले देख लेता हूँ मैं माध्य क्या है, ये बता देता हूँ। माध्य मतलब वो होता है ना कि आपका समेसन जो है, एवरेज ही मान लो माध्य को, लगभग एवरेज ही माध्य। माध्य क्या है कि सम कर दो, सम करके टोटल नंबर है ना उससे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाता है आपका माध्य। और बहुलक होता है कि जो संख्या ज्यादातर रिपीट हुई, जैसे 10 10 11 12 13 10 15 14 10। तो अब यहाँ पे 10 10 बार बार आया है ना, तो सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या क्या होती है, वो हमारे बहुलक हो जाती है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगी हमारी बहुलक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बहुलक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें हम लोग पहले माध्य निकालते हैं, पहले बहुलक निकाल देते हैं। चलो, बहुलक में अंदर क्या होगा कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आया, एक एज वाले, एक उम्र वाले 20 जने हैं, ये बोला नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। एक उम्र वाले 20 जने हैं, 2 उम्र वाले 50 जने हैं, 3 उम्र वाले 70 है। तो 3 उम्र वाले 70 है ना, तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, 3 हुआ। तो देखिए, 1 1 1 1 ये 20 बार है, यही बोला ना 20 जने ये है, 2 2 2 2 ये 50 है। मैं आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, बाकी आपको सब आता होगा अगर आप इंटेलिजेंट है और अगर आपने बहुत एक्सपीरियंस है ये सब करने का, ये बहुलक वगैरह पढ़ा हुआ है तो आपको सब आता होगा। तो 3 3 70 बार है, तो हमारा बहुलक कितना हो गया, आपका 3 हो गया। 70 मत कर देना, 70 तो नंबर ऑफ द टाइम्स है कि 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 3 है ना, 70 बार रिपीट हुआ, तो 3 ही सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो 3 हमारा बहुलक हो गया। अब हम देखते हैं माध्य। माध्य निकालने के 2 तरीके हैं। बेसिक मेथड पहले बता दो, तो फिर थोड़ा एडवांस तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। देखिए, माध्य निकालने के लिए आप क्या करो, 20 20 मतलब 1 1 20 बार है, तो टोटल सम कितना हो गया 20, 1 × 20, 2 2 50 बार है, तो टोटल कितना हो गया 2 × 50 मतलब 100, 50 2 100, और 3 3 70 बार है, तो 7 21 210, और 4 4 50 बार है, तो 5 4 20 200, और 5 5 20 बार है, तो 20 5 100 100 हो गया। और टोटल जने कितने हो गए, ये हो गए 100। अब टोटल हो गया आपके, देखिए 20 और 50 70 70 140 और 140 और 50 190 190 और 20 210। ठीक है, अब हमारे पास में कितना हो गया, 200 200 400 500 500, और उसके बाद में 20 और 30, 200 200 400 500 600 600 और 30, 630 बटा 210 मतलब हो गया आपका 3। तो 3 ही माध्य 3 ही बहुलक, तो इनका डिफरेंस आ गया 0। तो ये तो हुआ पहला तरीका। अब देखिए, माध्य निकालने का दूसरा तरीका आता है डेविएशन का तरीका। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज बताते जा रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो। माइंड में जहाँ पे एग्जाम में क्या होता है ना कि हमारा माइंड में पहला जो सवाल चीज आता है ना, उसी से हम लोग कर लेते हैं। तो मैं आपको सब बता देता हूँ। डेविएशन में क्या होता है कि आप है ना कोई भी चीज मीन है ना एज्यूम कर लीजिए, मीन एज्यूम कर लीजिए कि आपका मीन है ना कितना है। मीन में मान लेता हूँ कि यही मेरा मीन है, मतलब कि यही मेरा एवरेज है, आपका माध्य है, तो आपका 3 है, मान लीजिए कि 3 मेरा मीन है। अब समझिए कि 2 2 है ना 50 बार, ये 3 से अब देखते हैं कि हम लोग 3 से कितना कम है, -1 कम है, मतलब -1 है, ये -2 है, और ये +1 है, और ये +2 है। समझ गए ना। तो अब देखिए, प्लस के अंदर में ये 1 है और 50 है टोटल, तो हमारे पास 50 जन है ना, 50 जन है, एक एक ज्यादा लेके बैठे हैं, तो हमारे पास में +50 हुए ज्यादा लेके बैठा हुआ ये वाला, और ये +2 है, और +2 20 जन ज्यादा लेके बैठा है, तो मतलब टोटल हमारे पास में ये +40 लेके बैठा है, 20 दूना 40। मीन से डेविएशन निकलता है, ये डेविएशन मेथड है, मीन से डेविएशन। तो मीन से डेविएशन कितना है, ये 1 लेके 50 जन है, एक एक ज्यादा लेके बैठा है, तो +50 लेके बैठा है। ये 2 2 ज्यादा लेके बैठा है, 20 जन है तो 40 ज्यादा लेके बैठा है। ये 1 कम लेके बैठा है, कितने जन है, 50 जन है, 1 कम लेके बैठे, और ये 1 कम लेके 2 कम लेके बैठे हैं, कितने जन है, 20 जन है, तो 2 कम लेके बैठा है। तो आप सोचिए कि 50 से ज्यादा लेके बैठा, 50 से कम लेके बैठा तो कट गया, 40 से ज्यादा लेके बैठा, 40 से कम लेके बैठा तो कट गया। तो हमारे पास में जो हमारे मीन बना था ना, वो के वो ही आ गया ना, 3 ही, तो हमारे पास में 3 ही मीन रह गया, डेविएशन कुछ है ही नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि प्लस में और माइनस में दोनों संख्या बराबर है, तो प्लस भी बराबर माइनस भी बराबर, तो जो हमने माना था वही आंसर। ठीक है,
तो हमारे पास में 3 आ गया, तो 3 हमारे पास में मीन आ गया, और 3 हमारे पास बहुलक आया ही था तो 0 हो गया। तो ये मीन निकालने के मैंने 2 तरीके आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलो आगे, एक पाइप एक खाली टंकी को 5 यूनिट में भर सकता है। एक पाइप पी है जो खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप उसे 6 मिनट में भर सकते, 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये 6 नेगेटिव वाला है, ठीक है, खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो 6 × 30, तो ये हो गया 6, ये हो गया 5। और अभी देखिए दोनों साथ में, तो ये 6 प्लस में और ये 5 माइनस में, ध्यान रखना। तो 6 में से 5 गया 1, तो 1 मिनट में 1 भरेगा, तो 30 मिनट, 30 भरने के लिए 30 मिनट चाहिए। हो गया, खत्म। चलो आगे, पी और क्यू 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 निश्चित बिंदु है, ठीक है। पी और क्यू 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 निश्चित बिंदु है। ये पी है, ये क्यू है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है इनके बीच में, अंडरस्टूड। अब देखिएगा, और आर पी क्यू पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पी आर 6 है, तो आर ये है यहाँ पे, ये 6 है तो ये 4 है, ये ध्यान रखना। आगे, जब पी आर की लंबाई 5% बढ़ा दी जाती है, पी आर की लंबाई क्या की 5% बढ़ा दी, तो क्यू आर की लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अब देखिए इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। देखिए 5% इसको बढ़ाया तो इसमें कितनी कमी हुई, ये सब क्या है ना कि हम लोग ये मान सकते हैं कि जो 6 और 4 10 पे हो रहा है ना, वही चीज 60 40 और 100 पे होगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए 60 40 और 100 एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, एज्यूम कर लिया। अब 60 का अगर मैंने 5% बढ़ाया तो 60 का 5% कितना होता है? +3, 6 × 5 = 30 होता है ना। 60 का 5%, 60 × 5/100 तो हो गया ना, 6 × 5 = 30, तो आपका 3 बढ़ गया। तो अगर ये 3 बढ़ेगा तो ये 3 कम होगा ना, ऑब्वियसली टोटल तो 100 ही रखना है ना। जब 60 5% बढ़ेगा तो ये 3 कम होगा, जब ये 3 कम होगा तो इसका मतलब 3 40 पे कम हो रहा है, तो ये कितना परसेंट हो गया? 40 होता है तो 2.5% होता है, 3 हो गया तो आपका 7.5 हो गया, ठीक है। 1/40 मतलब होता है, 1/40 का मतलब 2.5% होता है, ठीक है। तो आपका 3 हो गया तो 7.5%, अंडरस्टूड ना। अगर अब आपको 6 ये 100 से नहीं भी करना है ना, तो आप इससे भी कर सकते हो। 6 4 और 10 है ना, इसका 5% बढ़ाओ, 6 × 5 = 30, इसका मतलब 0.3 बढ़ा, तो 0.3 बढ़ा तो इसमें 0.3 कम होगा, तो 0.3 4 पे कम हो रहा है, इसका मतलब 3/40। बात वही है, मैं आपको दोनों बता दिया हूँ, आपके 100 मानने की नहीं मानोगे तो भी यही होगा। आगे, 2 different quantity of the same solutions having ingredient A and B are stored in the 2 different containers. In the first container there are 252 liters A and 441 liters of B. मतलब ये क्या बोल रहा है, 2 कंटेनर है, ये 2 कंटेनर है, इसमें A और B है, इसमें भी A और B है, ठीक है, इसमें भी A और B है। इसमें क्या है कि A कितना है, दोनों में क्या कि इनका रेशियो समान है, A/B जो इनका है ना, इसी वैसा वैसा A/B इनका है, ये बोलना चाह रहा है कि A/B दोनों का सेम है। तो यहाँ पे क्या है कि 252 लीटर तो A है और 441 लीटर क्या है आपका B है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर इसके अंदर में A + B की वैल्यू 1188 है, तो बताओ कि B कितना है, यही बोल रहा है ना, B कितना है। तो ऑब्वियस चीज है, इसका रेशियो निकाल के इसमें रेशियो में डिवाइड कर दो, इजी चीज है। ये रेशियो से डिवाइड करते 251 को 21 से काट देता है, 1 21 21 दूना 42, ठीक है, और 1 1 441, अब 3 से काट देते हैं तो आपका हो गया 4 3 12 और 7 21। तो 4:7 के अंदर में हमारे पास में इसमें कंटेनर में A और B है, तो इसमें भी 4:7 में होंगे, तो हमारे पास में B कितना हो जाएगा? 7/11 × 1188। ये डिवाइड करना तो आता होगा ना, 11 अगर 7 4 11, 11 की वैल्यू 1188 है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? तो 11 का डिवाइड करके 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यही कर रहा हूँ ना, 11 का 11, 11 8 88, और ये हो गया आपका हो गया 756, ठीक है, ये हो गया। चलो आगे, इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 3 3 4 4/3 प्लस 4 3 7/4 इंटू 3 4 5/3, और ये उल्टा हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 तो 2/7 आ जाएगा, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, और 5/6 और ये 4 ये ना, इनको डबल कर देते हैं, 8/6 कर देते हैं, तो 8 5 13/6 आ जाएगा, 13/6, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको सिखा देता हूँ, थोड़ा बेसिक, अगर आपको नहीं पता, जैसे 3/4 हो और इसमें कभी भी आपको 5/8 जोड़ना हो ना, तो आप हमेशा जल्दबाजी में क्या कीजिए, हर को समान बनाने के लिए इसका डबल कर दिया कीजिए, ऐसे किया कीजिए ताकि आपका ना थोड़ा जल्दी हो, ठीक है, ऐसे कर दिया मन में कर दीजिए, अब लिखने की भी जरूरत नहीं है, 6 5 11/8 डायरेक्ट लिख दोगे फिर आप, लेकिन होने में तो ये भी हो जाएगा, होने में तो आप एलसीएम लोगे 8 थोड़ा क्या होता है, कमजोर होता है, तो फिर वो ऐसे करते हैं, 4 दूनी 8 3 दूना 6 प्लस 1 8 5 5 6 5 11/8, होना वही है, लेकिन भैया का थोड़ा बहुत 1-2 सेकंड भी बच जाए तो बड़ी बात है। चलो आगे, पी और क्यू एक ही बिंदु से वर्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशा ध्यान रखना, विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, उनकी दिशा क्रमशः, उनकी गति क्रमशः 10 और 8 मीटर प्रति सेकंड है, लंबाई ट्रैक की ये है, तो कितने समय बाद मिलेंगे? देखिए जब भी कोई ट्रैक होता है और उसके अंदर में एक इधर से भाग रहा है, एक इधर से भाग रहा है, मान लीजिए कुछ भी भागो, लेकिन अगर हमारे पास 2 तरह के सवाल आते हैं कि भाई कितने समय में मिलेंगे, एक आता है कितने समय में मिलेंगे और एक आता है पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम के किस पे, स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। इस सवाल का मतलब होता है कहीं भी मिलो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन
पहली ये कितने समय में मिल जाएंगे, बस ये है, कहीं भी मिलो, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाला मतलब यहाँ से शुरू किया तो यहीं पे मिलना चाहिए। बार बार अगर कहीं पे भी मिल रहा है वो हम लोग नहीं गिनेंगे, हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग ही गिनेंगे। दोनों का मेथड अलग है। पहले वाले का क्या होता है, कितने समय में मिलेंगे में हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस जो भी होती है, जैसे ये सवाल है, इसी सवाल को करवा देते हैं। ये पहला वाला टाइप का सवाल है। इसमें क्या होगा, 1620 है ये टोटल डिस्टेंस, इसमें रिलेटिव स्पीड से कुछ दूरी ये भागेगा, कुछ दूरी ये भागेगा, और दोनों आके यहाँ कहीं मिल जाएंगे। तो आधा इससे भागेगा, कुछ मतलब कुछ इससे भागेगा, तो मतलब टोटल डिस्टेंस कवर करवानी है ना दोनों को मिला के, तो हम रिलेटिव स्पीड ले लेते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 10 इधर से भाग रहा है और 8 इधर से भाग रहा है, तो हम लोग को क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। 10 और 8 18 हो गया, और 18 नाम 162 होता था, 90 सेकेंड। ये हो गया आंसर। लेकिन अभी हमारे पास में अगर यही सवाल ये होता था कि फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो इसके लिए क्या होता, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है ना कि दो तरीका देखना पड़ता है। 1620 में हम लोग है ना 8 का डिवाइड करते हैं अलग से, और 1620 के अंदर में हम लोग 10 का डिवाइड करते हैं अलग से, और फिर क्या करते हैं कि इन दोनों का फिर हम लोग लेते हैं एलसीएम। ये हो गया मान लो 8 दूनी 16, और आपका हो गया 0, 8 दूनी आपका 8 दूनी 16, 0 8 दूनी 16, और पीछे बचा 4, आपका 4 और 8 बचा 40, तो ये हो गया, और ये हो गया 162। फिर हम लोग इन दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा ना वो आंसर होगा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट एलसीएम से होता है, और टोटल डिस्टेंस अगर कहीं भी करवानी है, कहीं भी अगर मिल रहा है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कवर करवानी है, तो फिर आपको सीधा सीधा इतना ही करना है। मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ इन डेप्थ ना, चारों और की चीजें बताते चल रहा हूँ, अपना टाइम का दिक्कत मत करना, ठीक है। आप 2 की स्पीड से 1.5 की स्पीड से भगा दिया करो, लेकिन अब चीजें जान लो पूरी की पूरी, ताकि एक ही पेपर के अंदर में और भी चीजें पता चल जाए। आगे त्रिभुज एबीसी के अंदर में ये अगर मान लो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी और सी ए पे मध्य बिंदु है। ए बी बी सी और सी ए पे क्या हुआ, पी क्यू आर एक मध्य बिंदु है, ठीक है। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की लंबाई 11 सेंटीमीटर है तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताओ। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर कोई मध्य बिंदु है तो अब मान ली कि ये एक है तो ये भी एक होगा, ये एक है तो ये भी एक होगा, ये एक है तो ये भी एक होगा, और उसके बाद में अगर ये सब कुछ समबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा ये भुजा तीनों भी बराबर ही होगी, ऑब्वियस चीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ना ऊपर वाला ट्राइंगल इसके बराबर होगा, ये वाला ट्राइंगल इसके बराबर होगा, तो इसका मतलब ये चारों ट्राइंगल है ना सेम होंगे। तो इसका मतलब अगर टोटल का एरिया मान लो x है, तो बीच वाला जो ये एरिया ना, ये वाला, इसका एरिया x/4 होगा, ऑब्वियसली ना, चौथा भाग होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टोटल का एरिया निकाल देते हैं। टोटल का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना हो गया, भुजा हो गया 11, 11 इंटू 11, ये तो हो गया आपका टोटल का एरिया, और डिवाइड बाई 4 करोगे तो ये बीच वाले का एरिया आ जाएगा 11, 121/16 √3, ठीक है। चलो आगे, ए डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10 and 16 इज एन इनवॉइस सेम एज ए सिंगल डिस्काउंट इज, मतलब कुल मिला के 10 और 16 का हमें सक्सेसिव निकालना है, बस इजी चीज है। सक्सेसिव क्या होता है, ए प्लस बी माइनस क्रमिक छूट, ध्यान है 10%। देखो दो तरीका, बहुत कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि यार एक फॉर्मूला है ये, ठीक है, और एक फॉर्मूला है ये, इन दोनों में फर्क आपका कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, अगर बोले कि 10 और 16% बढ़ाया है किसी नंबर को, तो बढ़ाया है मतलब कुछ भी घटा नहीं है ना, तो ये आपको देखना है। अगर बोले कि 10% से कोई नंबर बढ़ा और फिर 16% और बढ़ा तो बताओ कि कितना परसेंट बढ़ा, तो ये होगा प्लस होगा, यहाँ पे बढ़ रहा है, जैसे चक्रवर्ती ब्याज में बढ़ता जाता है ना, वैसे। और अगर मान लो कि यहाँ पे बोले कि क्रमिक छूट है, अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है मतलब दोनों नेगेटिव चीजें, तो फिर ये फॉर्मूला लगाना, ध्यान रखना, छूट के समय में ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला छूट वाले के टाइम पे लगाना है, ये वाला डायरेक्ट बढ़ाए तो इंक्रीज करे ना सब कुछ चीजें, तो ये लगाना है। तो छूट में क्या होगा, a + b - ab / 100, तो ये क्या होगा, 10 और 16 26 माइनस 16 160, तो 1.6, तो ये 25 24.4, ठीक है। चलो आगे, साइन बी ये है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए या तो क्या करो, डायरेक्ट ट्राइंगल बनाओ और वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर दो, हो सकता है इजी हो जाए। कॉस बी को सेक बी से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, उल्टा ऊपर नीचे होता है ना, तो कॉस बी और सेक बी का होगा 1 होगा, माइनस कॉस बी इंटू स्टेन को साइन अपॉन कॉस, तो कॉस कट गया तो 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन मतलब साइन दिया हुआ है, तो 1 - 15/17 मतलब 2/17, अंडरस्टूड। चलो आगे, नहीं तो दूसरा तरीका मैं आपको और भी बता देता हूँ। अगर ये आपको ऐसे मान लो सॉल्व नहीं होता ना, तो आप क्या कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे कि ये मान लो ये बी है, तो ये 15/17, तो ये 15 हो गया, 17 हो गया, तो ये 8 हो गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/17 हो जाएगी, और सेक बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17/8 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी ना इसकी, माइनस tan बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/8 हो जाएगी। तो ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा, 17 में से 15 गया 2/8, 2/8 मतलब 1/4, 1/4 इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8 और 2/17, ये आ गया, ठीक है, ये हो गया, ये भी कर सकते हो। चलो आगे, दो वेराइटी ऑफ द टी पाउडर 250
और 300 मिक्सड विद थर्ड पार्ट वेराइटी। मैं आपको ना दो दो मेथड क्यों बता रहा हूँ बताया कि आपको ना बेसिक भी पता होना चाहिए और वो भी, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, सवाल इतना घुमा देता है फिर आपको बेसिक ही समझ आता है, फिर ट्रिक फिर सब चली जाती है कहीं पे भी। तो कहने का मतलब है कि आपको सब बता रहा हूँ चारों ओर की चीज़ें, तो आप सब सीखने का ट्राई कीजिए। दो वैरायटी है, एक चावल है 250 किलोग्राम प्रति 250 रुपये की रेट का, एक 300 रुपये की रेट का है, और एक कोई भी मानना है x रुपये की रेट का है। ये 1 किलो लिया है, ये 1 किलो लिया है, ये 2 किलो लिया है, अंडरस्टूड, ये 2 किलो है, इसके अनुपात में मिलाया है। अब ये बोल रहा है कि अगर टोटल मिश्रण का एवरेज है ना 350 है, अगर टोटल मिश्रण का एवरेज कितना है 350 है, तो बताओ कि इस ये वाली रेट कितनी है। अब समझो, इसको भी दो तरीका है करने का, दो तरीका मतलब पहले बेसिक मेथड बता देता हूँ फिर थोड़ा एडवांस मेथड बता दूंगा। पहले बेसिक मेथड क्या है, 250 अगर 1 किलो लिया है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 250, 300 अगर 1 किलो लिया है 300 रुपए की रेट का तो 300, x रुपए की रेट का 2 किलो लिया है तो 2x हो गया, बट्टा टोटल कितने किलो लिए, 2 3 और 1 4 किलो लिए, और बराबर रेट कितना आएगी 350। एवरेज टाइप का हो गया ये, तो वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज टाइप की चीज हो गई। 550 प्लस 2x बराबर हो गया आपका 35 दूना 70 दूना 140, ये हुआ ना 1400 हुआ, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका, ये हुआ ना 35 दूना 70 70 दूना 140, ठीक है। तो आपका हो गया आपका 1400 में से 550 गया तो 850, और 850 तो x हो गया आपका 425, ये हो गया x बराबर 425, ये हो गया। तो ये तो हुआ पहला मेथड जो मैंने बताया अभी, पहला मेथड, तो पहला मेथड के हिसाब से तो आपका ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ। दूसरा मेथड में क्या होगा कि हमें ये थोड़ा ना स्मार्ट लिख लेंगे। क्या हो गया कि अगर मान लो कि ये 1 किलो है, मान लेता हूँ मैं एक चीज़ कि आपका 350 एवरेज, मान लो कि इसका एवरेज कितना हो गया 350, कि भाई ये भी 350 है, मान लिया मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि ये 350 ही मेरा एवरेज है। इसमें ये है ना, मैं डेविएशन मेथड से कर रहा हूँ एवरेज, ध्यान रखना, ये डेविएशन मेथड लगाने का ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक चीज एज्यूम कर लेता हूँ, एवरेज एज्यूम कर लिया मैंने, एवरेज 350। तो अब बताओ कि भाई ये वाला बंदा मेरे एवरेज से कितना कम लेके बैठा है, ये वाला बंदा तो मेरे 350, अगर मैं एवरेज मान रहा हूँ तो ये तो मेरे 250, एक जना 250 रुपये लेके बैठा है, तो मतलब 1 किलो 250 है ना, तो 100 वैल्यू कम लेके बैठा है, 350 होनी चाहिए लेकिन ये 100 कम लेके बैठा है। ये कितना कम लेके बैठा है, ये आपका 50 कम लेके बैठा है, ये बंदा कितना कम लेके बैठा है। अब ये देखो, ये तो मैं 350 मान रहा हूँ, 350 मान रहा हूं, तो 350 का एवरेज है, तो दो जने हैं तो 350 700 हो जाएगा, तो एवरेज 350, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। अब ये समझो कि ये जो 100 कम लेके बैठा है और ये 50 कम लेके बैठा है, वो भरपाई कौन करेगा, वो यही भरपाई करेगा ना, आदमी जो नया है। ये दो जने ही तो भरपाई करेंगे, ये दो जने ही ये 150 का भरपाई करेंगे ना। जब 150 का भरपाई दो जने कर रहे हैं तो एक जना किसका भरपाई करेगा, 75 का भरपाई कर लेगा ये वाला ना, तो 350 प्लस 75, तो ये आपका हो गया 425। अंडरस्टूड ना, कुछ समझ में आया कि नहीं आया ये चीज़, मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया ना आपको। ये 250 है, ये 300 है, और ये x है, और ये 1 किलो है, ये 1 किलो है, ये 2 किलो है, या दो जने हैं, ये मान लो थोड़ा आसान रहता है। तो ये 250 है, 300 है, ये x है, ये 1 है, 1 है और 2 है, और ये 350 है। तो 350 का वैल्यू मान लो कि मैं एवरेज 350 ही लेके चल लेता हूँ, 350 का एवरेज है, लेकिन 350 में से ये वैल्यू तो ये तो 100 कम लेके बैठा है, एक ही जना है ना, तो 100 कम लेके बैठा है, ये भी एक ही जना है तो 50 कम लेके बैठा है, लेकिन ये तो दो जने हैं, तो मैं इनका भी मान लेता हूँ कि ये दोनों का एवरेज तो हो गया आपका 350, क्योंकि सबका 350 मान रहा हूँ, तो अभी टोटल एवरेज 350 है। लेकिन ये जो कमी है वो अगर ये पूरी कर दे तो ही 350 बन पाएगा ना। तो कमी कितनी है, 150 की कमी है, इस बंदे को 150 की कमी, लेकिन 150 की कमी सिर्फ अकेले एक बंदा थोड़ी है, दो जने है ना, तो एक जने को 75 की कमी पूरी करेगा तो हो जाएगा। तो 350 प्लस 75, क्योंकि ये 350 भी एवरेज है ना, तो ये भी एवरेज लेना है, तो 350 प्लस 75, तो ये आपका हो गया 425। मैंने 2 बार समझा दिया है, ठीक है। चलो आगे, ये तो आपको नहीं करना है, पढ़ना ही नहीं है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय द ऑल 4 बैट्समैन, चारों बैट्समैन के साथ टोटल, तो जोड़ना ही तो है, तो 0 हो गया, और 5 और 6 7 हो गया, ये हो गया उत्तर, ठीक है। यूनिट डिजिट से कर लो, 5 और 6 7 हो गया। चलो आगे, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसकी क्या रेंज है, डिग्री बार बार आता है ना, तो डिग्री अगर डिग्री सेम है, अगर सेम है डिग्री मतलब साइन की पावर 1 है, कोस की पावर 1 है, कोस की पावर 1 है, साइन की पावर 1 है, सबकी वैल्यू सबकी डिग्री समान है। अगर डिग्री का कॉन्सेप्ट मैं बार बार इन डेप्थ नहीं बताऊंगा, शुरू से लेक्चर देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी नए स्टूडेंट है उनको मैं पहले बता देता हूँ, 36 शिफ्ट में से जितनी शिफ्ट मैंने करवा दी है ना वो शुरू से देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये लेक्चर देखने के बाद पहले लेक्चर से स्टार्ट कीजिए, और आप पूरा अभी तक जो आपका 15वां लेक्चर चल रहा है ना, तो 14 लेक्चर आ रहा है पूरा, वो वापस देख लीजिए। चलिए, तो क्योंकि आपको इन डेप्थ सब समझ में आ जाएगा। 1 नंबर से शुरू करना, आगे 1 से लगाकर 4-5 लेक्चर तक मैंने अपना फेस वगैरह उसमें दिखाया नहीं है, लेकिन 5-6 से बाद से मैं फेस वगैरह भी दिखाया ताकि कनेक्ट अच्छे से हो जाए,
ठीक है। शुरू में मैं नहीं दिखा रहा था, मैं सोचा जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में लगा कि कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस की वैल्यू 5/7 है, तो साइन की वैल्यू 5 रख दो, कॉस की वैल्यू 7 रख दो। वैसे साइन की वैल्यू 5 कभी नहीं होती है, ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइन कभी 5 नहीं होता है, लेकिन हम लोग जब ये डिग्री समान है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के लिखेंगे तो के कट जाना है, इसलिए बता रहा हूँ, ये बार बार कॉन्सेप्ट भी बता दिया हूँ। तो 7 की वैल्यू साइन की वैल्यू 5 रखी, 3 × 7/7 × 5 प्लस 3 × 7 प्लस 4, तो 7 बचा 35, 35 में से 7 21, तो बच्चे बचा 14/7 बचा 35 और 7 21, 35 और 21 कितना हो जाएगा आपका 36, 46 और 56 प्लस 4, 7 दूनी 14 और 7 8 56, 1/4, 1/4, 4 से 1/4 हो जाएगा, हो गया। चलो आगे। अब ये एवरेज, अब देखो इसको, ये वाली जो संख्या है और ये वाली जो चीज़ है, अब इसमें देखो 5a + 6b, 5a + 8b, ये तो कटने से रहा। अब ये है ना, स्क्वायर भी बनाने का सोचो ना, तो भी ये 48 किसी का स्क्वायर नहीं है, √48 पे हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये मतलब कुल मिला के डायरेक्ट सॉल्व होने नहीं वाली। तो इसको हम लोग है ना दूसरे मेथड से करेंगे, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग में मान लो कि पहले देखते हैं कि ए और बी को 0 रखने का ट्राई करते हैं। ए और बी अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, नीचे 0 बन जाएगा। और मैंने क्या बताया कि जब भी वैल्यू पुटिंग करो तो एक चीज ध्यान रखो, बटा में कभी 0 नहीं बनना चाहिए, 0/0 भी नहीं बनना चाहिए। ऊपर 0 बन सकता है, नीचे 1 वगैरह 2 बने, कुछ भी बने, ऊपर 0 बन सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं बनने चाहिए। अगर ये बनेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, फिर आप वैल्यू नहीं रख पाओगे, तो ऐसे नहीं रखना है। तो ए और बी की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। एक रखने से नीचे तो 0 बन ही नहीं रहा ना, तो 1 रखने से चेक हो जाएगा। 1 रखते क्या होगा, 25 में से 10 गया 15, 15 - 48/6 और 5 11 × 8 और 5 13, ठीक है। 48 में से 11 5 3, 4 में गया 3, 11 33, तो -3 × 13 बराबर हो गया माइनस के 39, ये हो गया 39। अब यहाँ रख के देखते हैं, 1 रखेंगे तो ये आ रहा है -39, ये 1 रखेंगे तो आ रहा है -3, 3 तारीख 9, ये 9 आ रहा है, गलत हो गया। ये 8 5 13 13 169 नहीं हो, और ये भी आपका कुछ 11 के आसपास आ रहा है, माइनस के 11 आ रहा है, नहीं हो, तो ये आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड। चलो आगे, आपका दिमाग खुले रखना है कि वैल्यू पुटिंग करूँ कि क्या करूँ। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु की केंद्र की दूरी 17 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 8 है, और एक सेंटर से लगाकर एक पॉइंट है जो 17 सेंटीमीटर दूर है, तो इसकी ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या करनी है। और आपको पता है कि स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच का एंगल कितनी होती है, 90 डिग्री होता है। तो ये जब 17 है, ये 17 है, ये 8 है, तो 15 होगा ना, डायरेक्ट ट्रिपलेट से हो गया, खत्म हो गया। चलो आगे। एक वृत्त का केंद्र उनके 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले जीवा के 21 सेंटीमीटर लंब द्वारा जुड़ा हुआ है। वृत्त की त्रिज्या बताओ। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, मैं कभी इंग्लिश में पढ़ता हूँ, कभी हिंदी में पढ़ता हूँ। ए सर्कल सेंटर इज कनेक्टेड टू इट्स 50 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड बाय ए परपेंडिकुलर दैट इज द 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द सर्कल रेडियस, आपका सर्कल का रेडियस। तो अब क्या हुआ, अगर ये सर्कल है, इसका कोई कॉर्ड है, इसका कॉर्ड क्या है 50 सेंटीमीटर लंबा है, 50 का लंबा है, तो आधा कितना होगा, जब भी सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो ना सेंटर में डिवाइड करता है, एकदम आधा डिवाइड करता है। तो लंब कितना है, लंब तो 21 है, और आधा ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये आपकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस ही पूछा है, रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी √21 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, 21 21 441 और 25 25 625, तो ये हो गया 5 4 5 6 6 4 10 1065, यही हो रहा है ना, 25 625 और 65 नहीं 666, 5 और 1 6 1067, तो 1066, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलो आगे। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है तो इसका निकालना है, तो ऑब्वियसली 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10x को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और सेक से मल्टीप्लाई होगा तो सेक को मैं 1 अपॉन कॉस लिखते हैं, तो कॉस कट गया, तो साइन की वैल्यू 1/2 आ गई। साइन 1/2 कब होता है, थीटा बराबर जब 30 डिग्री होता है, तो थीटा 30 रख दो यहाँ पे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और ये इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + √3/2 का स्क्वायर, तो नीचे वाला तो बटा 2 है, तो उसका हो गया इसका 4, और 1 + √3 में क्या होगा 1 + 3 + 2 √3, तो हो जाएगा 4 + 2 √3, 2 से काट देते हैं, तो 2 + √3/2, 2 + √3/2, अंडरस्टूड। चलो आगे। व्यास के बराबर ऊंचाई, व्यास के बराबर ऊंचाई, व्यास के बराबर ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी व्यास के बराबर, और त्रिज्या है 4, जब त्रिज्या 4 है तो व्यास डबल होता है ना, तो ऊंचाई होगी 8, और रेडियस कितना होगी 4। अब क्या बोल रहा है, सिलेंडर का आयतन ज्ञात करो। आयतन सिलेंडर का क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, पाई × r² मतलब 4 × 16 × h हो गया 8, 16 8 128, ठीक है। आगे मान लीजिए ये है, तो a + b की वैल्यू दी हुई है, तो इसके भी 2 मेथड बता देता हूँ। इसमें क्या हो गया, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या हो गया a² b², a² कट गया तो b² बचा, b² कट गया तो a² बचा, ab कट गया तो ab बचा, तो 2ab, a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बटा a² b², a + b की वैल्यू 1 रखी है, तो आंसर हो गया 1 अपॉन a² b², 1 अपॉन a² b² हो गया। चलो ये भी नहीं करो तो आप क्या करो, माइंड में मान लो नहीं आए तो आप क्या करो, हमारे पास में एक इक्वेशन दी है ना, तो वैल्यू पुट कर देते हैं ना, a + b 1 है, तो दोनों को मैं 1/2 1/2 मान लेता हूँ,
तो यहाँ पे रख दो 1/2, नीचे रखोगे तो 2 दूनी 4 बनेगा और ऊपर आ जाएगा वो ऊपर 1/2 है ना, ऊपर आ जाएगा। प्लस इसमें भी सेम टू सेम 4 बनेगा, इसमें 1/2 तो 1/4 ऊपर आएगा, तो 2 × 4 8 हो जाएगा, 8 4 12 और 4 16। अब 16 किस में बन रहा है, इसमें रखो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 16, 16 ऊपर आएगा तो इसमें 16 बन रहा है, इसमें 2 दूनी 4 बन रहा है, इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 बन रहा है, इसमें 2 दूनी 4 8 बन रहा है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आंसर। ठीक है, दोनों आ गया। चलो आगे कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, हाँ इसमें जरूरी नहीं 1/2 1/4 और 3/4 भी रख सकते हो, लेकिन आपको पता है जितना ईजी रखो वो आसान होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, 0 और 1 नहीं रख सकते, ठीक है, 0 और 1 मत रख देना, क्योंकि जैसे ही 0 रखोगे तो यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, 1/0 होती है, ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो 0 और 1 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख देना। चलो आगे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 21 में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से हार्ड सवाल मैंने सोचा था, लेकिन हार्ड है ही नहीं कुछ, तो हार्ड है ही नहीं, मैं क्या रखूँ। हाँ ठीक है, तो जब एक आध सवाल है जो ढंग का है वो बता दूंगा कौन सा है ढंग का। तो अब ये समझो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द ए एंड बी डू द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या होता था, शुरू से मैंने बहुत इन डेप्थ बता दिया, बार बार बता दिया है। मैं इसके लिए इस बार मैं सिर्फ फोटो डायरेक्ट ले आया हूँ, तो आपके अगर दिख रहा हो तो, वैसे सारे पिक्सल थोड़ा कम ही आया है। आगे देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा कि अगर आपके पास 2 इक्वेशन है, मैंने अब बता दिया है 2 इक्वेशन है, तो अगर आपके पास a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर है, तो आपके पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और ये क्यों होते हैं मैंने ये भी बता दिया था कि ये ग्राफ है, अगर आप ये देखो तो ग्राफ में जब सब कुछ ही बराबर है ना, तो पहली इक्वेशन भी यही रहेगी और दूसरी जो इक्वेशन है ना उसकी भी लाइन है ना इसके ऊपर ओवरलैप ही करेगी। जब ओवरलैप करेगी तो इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर मिलेगी, तो इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर मिलेगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये मैंने बता दिया है। जब तीनों ही बराबर होते हैं तो इनफाइनाइट पॉइंट पे मिलते हैं। जब लास्ट वाला चेंज होता है, लास्ट वाला चेंज होने से क्या अलग हो जाता है कि जब लास्ट वाला चेंज होता है ना, तो पहली लाइन अगर यहाँ पे है ना, तो लास्ट वाला चेंज होने से सिर्फ क्या होता है, स्लोप चेंज। स्लोप है ना, एक चीज ध्यान रख लो, स्लोप शुरू की 2 जो है ना a1/a2 और b1/b2 इसके ऊपर डिपेंड करता है स्लोप। और c1/c2 मतलब c से क्या डिपेंड करता है, c से इंटरसेप्ट डिपेंड करता है। इंटरसेप्ट मतलब y एक्सेस के ऊपर, इंटरसेप्ट मतलब y पे कितना ऊपर नीचे होगी। तो जब स्लोप सेम ही रहने वाला है और आपका इंटरसेप्शन चेंज है, तो मतलब ये इसके ऊपर ना आके थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, पैरेलल होगी दोनों लाइन। तो यहाँ पे क्या होती है, पैरेलल अगर कोई चीज है तो नो सॉल्यूशन आएगा। ये मैं बहुत इन डेप्थ वापस बता दे रहा हूँ, तो नो सॉल्यूशन आएगा। तो नो सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, क्योंकि मिलेगा ही नहीं, पैरेलल लाइन से कभी नहीं मिलती है, तो यहाँ पे कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी चीज हो जाएगी कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। तो जब भी लास्ट वाला चेंज हो और शुरू के दोनों बराबर, तो स्लोप तो सेम है लेकिन इंटरसेप्शन चेंज है जब, तो इसका मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। और यहाँ पे स्लोप भी सेम है और इंटरसेप्शन भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे निकलेगी, एक ही जगह से वापस निकलेगी। अब यहाँ समझते हैं तीसरे में क्या बोल रहा है कि तीनों अलग अलग है। इसका मतलब तीनों जब अलग अलग होगी तो आप समझो कि ये है लाइन, और मतलब ये ग्राफ है, और लाइन क्या होगी, पहली लाइन अगर मान लो यहां से निकल रही है तो दूसरी लाइन में स्लोप भी चेंज है और इंटरसेप्शन भी चेंज है, तो मतलब दूसरी लाइन कहीं भी झुक जाएगी तो ऐसे निकलेगी। तो यहां पे मिल गई मान लो, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप भी चेंज है। इंटरसेप्शन मतलब ये इसका इंटरसेप्शन ये है और इसका इंटरसेप्शन छोटा सा है। स्लोप मतलब ये थीटा है और ये अल्फा है, तो यहां चेंज है। समझ में आ गया, इंजीनियरिंग वाला पूरा बता दिया ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो अब चलते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, तो हमारे पास में क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अब इंटरसेप्शन सेम नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया c1/c2, ये होती है कोई हल नहीं की कंडीशन। तो हम लोग करते हैं a1/a2 करते हैं, तो इसका a1 और a2 और b1/b2 सब क्या है, ये सब है ना गुणांक है, मतलब कोफिशिएंट है x और y के। x का क्या हो गया 1/1 - a बराबर -a/6 बराबर 2 - a/a + b। अंडरस्टूड। तो ये मतलब ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू बराबर। तो पहले इन दोनों को बराबर कर देते हैं। इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 1/1 - a बराबर -a/6। या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो, सॉल्व करना आता होगा। अगर आप वो नहीं करो ना, वो है ना हार्ड है, तो आपका दिमाग खोल के रखो। तो यहाँ पे क्या किया, ऑब्वियसली चीजें, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a का वैल्यू आएगा ना, ए का ही, तो ए का जब वैल्यू आएगा तो यहाँ से ए है ना 3 और -3 है, तो 3 रख के देख लेते हैं, अगर मैच हो जाएगा तो 3 ही हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3 रखते हैं, तो 1/1 - 3 तो हो गया -2, तो ये हो गया -1/2, और यहाँ पे रखते हैं 3, तो -3/6, तो ये हो गया -1/2। तो ऑब्वियसली -1/2 मैच कर गया, तो हमारे पास में मतलब ए की वैल्यू 3 ही है, ए की वैल्यू 3 है, तो ये आंसर कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, अब चलता है बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू 3 देगा, अगर क्वाड्रेटिक बनाओगे तो भी 3 निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे, 6 बराबर -a × 1 - a, फिर आप खोलो इसको -a और प्लस का a², और ये इधर में आ जाएगा -6, तो उसके बाद में आप ये बराबर 0 हो जाएगा। अब आप ये लिखो a² - 3a + 2a करके बता दे रहा हूँ बराबर j, और ये हो जाएगा a - 3 + 2a - 3
बराबर 0 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू एक तो -2 आएगी और ए की वैल्यू 3 आएगी। तो आगे ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 आएगी। -2 वाली ऑप्शन में नहीं है तो छोड़ो इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं बी की वैल्यू निकालने के लिए। बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने दोनों तरीके बता दिया, वैल्यू पुटिंग भी। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब यहाँ इन दोनों को मैच करते हैं। इन दोनों को मैच करके एक बार ना बराबर रख देते हैं, जो बराबर रखेंगे उससे जो वैल्यू आएगा वो हम लोग नेगेटिव कर देंगे, मतलब काट देंगे। तो अब देखो ए की वैल्यू क्या होगी, 3 आ गई, तो 3/6 बराबर हो जाएगा 2 माइनस, आपका 3 रखना है ना, 2 - 3/3 + b। तो यहाँ से क्या होगा, ये हो गया -1/2 और ये क्या हो गया -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो 2 = 3 + b, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। तो b की वैल्यू -1 है। b की वैल्यू जब -1 है तो b की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ध्यान है ये कट है, तो b की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तो b की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आंसर, -1 नहीं होनी चाहिए, 1 लिखा हुआ है। अंडरस्टूड, चलो ये बता दिया मैंने। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा। हाँ, ये सवाल के अंदर में ऑप्शन है ना, मैंने वहाँ से निकाले हैं जो आपके आंसर की से, क्योंकि इसमें जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर में जहाँ पे भी मैं देख रहा था ऑप्शंस तो है ना वो तो गलत लिखे हुए थे, तो मैंने सही से डाल दिया। चलिए देखिए, ए ट्रेडर ओन्स ए मर्चेंट 9,810 ड्यू इन ए 1 ईयर। देखिए एक व्यापारी पर 1 वर्ष के अंदर में 9,810 रुपये बकाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 वर्ष के अंदर में 9,810 रुपये बकाया है। इसका मतलब ये है ना उधार है, ये अमाउंट है, मिश्र धन है जो है ना बकाया है। लेकिन व्यापारी 6 महीने के बाद हिसाब चुकाना चाहता है। अब देखिए मान लीजिए कि आपने आज किसी से पैसा लिया, कोई पी अमाउंट लिया। अब आपने 1 साल के बाद, 1 + 1 ईयर, 1 साल के बाद आपको ना बकाया कितना हो गया 9,810, ये बोलना चाह रहा है। 1 साल का लिया हुआ पैसा, उधार लिया हुआ पैसा नहीं है ये, 1 साल के बाद जो बकाया वो है। अब क्या बोल रहा है, यदि साधारण, ये 6 महीने के बाद हिसाब चुकाना चाहता है। आप चाह रहे हो भाई ये तो 1 साल के बाद बकाया है, लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई नहीं मेरे आज पैसे आ गए, 1 साल के बाद इतना बकाया होता, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 6 मंथ के अंदर ही मैं क्या करूंगा भाई, चुकता करके काम खत्म करूंगा, मुझे उधारी नहीं रखना है, तो यहीं चुकाना चाह रहे हो। अब समझो, यदि साधारण ब्याज की दर 9% प्रति वर्ष है तो उसका नकद भुगतान कितना होगा, मतलब कि यहाँ पे भुगतान कितना होगा, यहाँ पे भुगतान कितना होगा। अगर वो बोल रहा है कि 9,810 बाद में है, तो अब सोचो 9% की रेट है, पी अमाउंट है, तो मतलब कि ये पी मतलब 100% हो गया ना। कोई भी मूलधन अपने आप का तो 100% ही होता है ना, कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप का 100% है, तो 100% ये और 9% ये 109%। तो इसका मतलब 109 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। 109 की वैल्यू 9,810 है, तो इसका मतलब ये कितने गुना है, 90 गुना है ना, समझ आ गया ना, 90 गुना है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देखो, अगर ये 100 है तो ये आधे साल के अंदर में, अगर 1 साल का 9% है तो आधे साल का कितना होगा 4.5%, तो ये हो जाएगा 104.5% यह हो गया ना। तो एक की जब 109 की वैल्यू 9,810 है तो 1 की वैल्यू 90 हो गई, 1 की वैल्यू 90 हो गई तो 104.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 104.5 × 90, यही होगा ना। तो 9 से आप गुणा कर दो, नंबर 45 का 5, असल का 4, नमचक 36 और 4 40 और 1 नंबर 9,405, ये हो गया 9,405। अंडरस्टूड ना, सब कुछ समझ में आ गया ना। बहुत बेसिक सी चीज़ है। क्या हुआ कि 109 की वैल्यू 9,810 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 90 और 104.5 हमारे पास निकालना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 × 104.5। बस इतना सा करना है, खत्म हो गया। चलो आगे 23वां, ये नहीं पढ़ना है। यदि बल्लेबाज ने कुल 400, ये क्यों नहीं पढ़ना है वगैरह, ये सब पहले लेक्चर से देखोगे सब समझ में आ जाएगा। यदि बल्लेबाज ने कुल 440 रन बनाए, कुल 440 में, तो उसने चौके मार के कितने रन बनाए, चौके मार के देखो ये बनाए, लेकिन यहाँ पे देखो कलर सब सेम ही दे रखा है, तो क्या करें, मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये वाला ना कलर ये है, ये कलर है, ये मान लो येलो कलर है, ठीक है, मान लो, और ये भी येलो मान लो, तो येलो कलर वाला ये सेक्शन है, ये 30%, ठीक है। तो 30% जो है ना, 30% कितना होगा, अगर 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी 440 हो गई, तो 30% की वैल्यू क्या होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 12 2 चल गए, 4 12 13, 132, ठीक है, 132। जीरो के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मैंने बताया था। चलो आगे, 2 संख्यांतरी वृत्तों, एक व्रत है और ये के अंदर एक और व्रत है, ये दोनों ना सेंटर एक ही है, ये बोलना चाह रहा है। अब यहाँ से क्या होता है कि एक थोड़ा मैं आपको चीज़ सिखा देता हूँ। ऐसा सवाल बहुत आता है, इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं। एक तो है ना आपकी कि एक ऐसा सवाल आता है वो बताऊंगा। चलो, एक तो आपका ये रेडियस है, ये सर छोटे वाले की रेडियस है और ये बड़े वाले की रेडियस है, इतना समझ में आया। चलो, तो ये छोटे वाले की रेडियस R1 मान ली और बड़े वाले की रेडियस R2 मान ली, ठीक है, R2 मान ली। तो अब समझो कि ये 90 डिग्री है, ये जब 90 डिग्री है तो छोटे वाले का ये आधा कितना होगा, ये आधा कितना होगा, ये आधा होगा आपका √R2² - R1², यही होगा ना। और तो ये पूरी कॉर्ड की पूरी ये जो लेंथ है ना इसकी कितनी होगी, 2 √R2² - R1²,
अब देखना मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखाता हूँ, और ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में ये सवाल तो आ रहा है, वो अलग चीज सवाल है, लेकिन ये डायरेक्ट यही सवाल आता है। क्या आता है सवाल कि दो संकेंद्रीय वृत्त है, दो संकेंद्रीय वृत्तों के अंदर में रेडियस दे रखी होगी, एक 7 की है एक 10 की है। बताओ कि उस कॉर्ड की लेंथ बताओ जो पहले वाला, जो छोटे वाला, जो अंदर वाला जो सर्कल है, उस बड़े वाले सर्कल के उस कॉर्ड की लेंथ बताओ जो छोटे वाले सर्कल को स्पर्श करते हुए निकल रही है, जो उसको टच करते हुए निकल रही है, जो उसकी टेंजेंट है। तो यही है ना, बड़े वाले की ये कॉर्ड है जो छोटे वाले को टेंजेंट के रूप में टच करते हुए निकल रही है ना, तो इसकी लेंथ बनानी होती है। तो इसकी लेंथ यही होती है 2√r² माइनस r1²। अब निकालने में तो ऐसे निकाल ही सकते हो, लेकिन बार बार क्या होता है ना कि ये याद ही रखनी है, क्योंकि बार बार आता है, बार बार आते हो तो इसको याद रखो, टाइम बचेगा। तो हो गया। तो अब इसका ये हो गया। अब लेंथ हमारे पास में कितनी देर की है? एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, दो संकेंद्रीय वृत्तों में से बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और ये छोटे वृत्त की स्पर्शरेखा है, तो यही वाली लाइन आती है वहाँ पे। तो 20 हो गया। 20 बराबर हो जाएगा 2√r² माइनस r1²। तो हमारे पास में r1², तो हमारे पास में r2² माइनस r1² क्या होगा? ये हो गया 10, और स्क्वायर कर देते हैं तो 100, तो 100 हो गया। अब समझिए क्या बोल रहा है, दोनों वृत्तों के बीच बोला है यार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मतलब ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये जो क्षेत्रफल है ना इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल। बड़े का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई r2² और माइनस छोटे का ये हो गया पाई r2² माइनस r1²। अंडरस्टूड ना? ये हो जाएगा डिफरेंस इसका। तो अगर पास पाई की वैल्यू पाई में ही चाहिए तो पाई हो गया, और ये r2² माइनस r1² क्या है? 100 है, तो 100 पाई हो गया, खत्म, 100 पाई। चलो आगे, सबको समझ में आ गया होगा ना? चलो आगे। हाँ, ये नहीं पढ़ना है। आगे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और गणित, ये नंबर दिए हुए सभी 4 कॉलेजों में मिलाकर, देखो टाइम कैसे बचाना है मैं यहाँ पे भी बताऊंगा। सभी 4 कॉलेजों में मिलाकर भौतिक विज्ञान में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या, भौतिक विज्ञान में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या और गणित में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या का रेशियो क्या है? पहले इसको जोड़ो, इसको जोड़ेंगे 5 और 7, 5 और 5 10 और 2 12, 12 का 2 असल का 1, वैसे ये क्या लिखा हुआ था? 8 लिखा था, ठीक है। तो देखो 5 और 5 10 और 2 12, 2 असल का 1, 8 और 1 9, 9 और 10, 10 और 3 13, 13 14 15, 15 का 5 असल का 1, 4 4 8 4 12, 13 14 1 15, ये हो गया। अब देखो टाइम बचाने का तरीका बताता हूँ। ऑप्शन को नजर मारो, ऑप्शन को नजर मारा तो यही है। अब आप सोचो कि यहाँ पे 781, 775, 576, ये सब है ना 2 से कटने के बाद ही आया होगा ना। 576 तो आ ही नहीं सकता, 3 से कटने के बाद भी 576 नहीं आता, तो 2 से कटने के बाद में ही आया होगा। 2 से इसको काटो, इसको जोड़ो मत, पहले इसको डायरेक्ट काटो। 7 दूनी 14 असल का 1, क्योंकि ये ऑब्वियसली चीज़ है ना, ये आधा लगभग है, ये सब आधा ही है ना। ये आपको बटा 3 हो सकता है, लेकिन 3 भी नहीं है, बटा 3, तो ये तो वही क्या, ये इसका मल्टीपल ही होगा कुछ ना कुछ। 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 1, 6 दूनी 12, 776, तो ये हो गया आंसर। समझ गए ना? अब ये मत सोचो कि 2 से कटा के 3 से कटा, क्योंकि बाकी तो ये हो ही नहीं सकता ना। 1.5 से थोड़ी काट दिया होगा, 1.4 से काटा तो 2 3 यही सबसे काटा होगा ना, तो 2 काट दो। चलो ये सब काट के यही होने वाला है, तो इसका जोड़ अगर करोगे भी नहीं ना तो ये भी मान लो कि डबल आएगा, 1206 आने वाला है इसका जोड़, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अंडरस्टूड? चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहली चीज़, ठीक है। पहली चीज़ क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 36 शिफ्ट जो है मैंने पूरी की पूरी मैं करवाने वाला हूँ, तो आपको शुरू से लगाकर एंड तक बने हुए रहना है, ये मैं बता दिया हूँ। 1 से लगाकर अगर आपका 14 लेक्चर नहीं दिखे तो वो आप पूरा देख लीजिए। सब्सक्राइब आपको करना है। आपको ये पता है कि इस चैनल के ऊपर में मैथ्स स्ट्रेटजी, इंग्लिश स्टडी और जीके स्ट्रेटजी का जो वीडियो है वो आप पक्का देख लेना। 1 घंटे का वीडियो है, पेशेंस रखोगे तो सक्सेस मिलेगी, वो वाली चीज़ है। आप उस वीडियो को देखना, आपको A to Z चीज़ पता चल जाएगी। मैथ्स के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 मेंस में कैसे लेके आने हैं वो मैंने पूरा का पूरा बताया है। जो मैं लेके आया हूँ, कैसे लेके आया हूँ, क्या पढ़ा हूँ, कैसे कैसे क्या रिसोर्सेज वगैरह वगैरह सब कुछ बता दिया है, इन डेप्थ बताया है। तो आगे निकाल के देखोगे तो कोई मतलब नहीं है। पेन कॉपी लेके देखना। इंग्लिश का स्ट्रेटजी अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो वो जरूर देख लेना। जीके जीएस का स्ट्रेटजी आपको देख ही लेना है। आपको नंबर अगर नहीं आए हैं, अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे हैं, मन नहीं करता है, वो सब चीज़ तो देख लीजिए। और लेकिन मैथ्स का तो पक्का ही देखना है, क्योंकि मैथ्स तो मैं पढ़ाता ही हूँ, तो मैथ्स को आपको पूरा देखना है, आपको A to Z चीज़ पता चल जाएगी। तो अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ और लाइब्रेरी वालों के साथ शेयर कर लीजिए। वो आपकी कंपटीशन नहीं है, ये मत सोच रहे हैं कि कंपटीशन है तो शेयर नहीं करें, ठीक है। चलिए जाइए, बाय बाय, थैंक यू।